पिछले क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको संविधान के बारे में बता रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन, और बताया कि कैसे हमारा संविधान बना। आपको पूरा डेवलपमेंट समझाया, संवैधानिक विकास कि कैसे हमारा संविधान बना। जब संविधान को बनता हुआ आप देखते हैं तो आपको एक महसूस होता है कि कब कब क्या क्या चीज़ें आई, क्यों उनको जोड़ा गया। तब संविधान से आपको लगाव महसूस होता है कि कैसे हमारा किन परिस्थितियों में कितना लंबा समय लगा हमारे संविधान को बनने में। और बताया था कि ये हम लोग फैक्ट पढ़ते हैं कि संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, लेकिन ये 2 साल 11 महीने 18 दिन केवल क्या था, असेंबलिंग टाइम था, कि बस असेंबल किया गया। चीज़ें पहले से मौजूद थी और इनके बनने की शुरुआत कब से हुई थी, 1773 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी और वहीं से बढ़ते हुए यहाँ तक चीज़ें पहुँची। फिर इसके बाद कुछ भाग बताए थे, विदेशी स्रोत, उसके बाद शेड्यूल्स आपको बता रहे थे, अनुसूचियाँ, और बताया था कि जब संविधान बना था तो अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 थी, फिलहाल 12 है, जिसमें एक एक करके अनुसूचियाँ आपको बताया था। सबसे पहले बताया था अनुसूची 1, शेड्यूल 1। तो अनुसूची 1 में क्या था, राज्य और केंद्र शासित राज्य। तो पहले राज्यों के बारे में चर्चा किए थे कि स्वतंत्रता के समय कितने राज्य हुआ करते थे, 11। फिर बाद में अलग अलग राज्य पुनर्गठन की समितियां बनी थी, जिनके सिफारिशों पर ही राज्यों का निर्माण होना था। सबसे पहली कमेटी कौन सी बनी थी, दर्ग समिति, फिर जेवीपी, और तीसरा फजले अली। और इसी फजले अली की सिफारिशों पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ये एक्ट का नाम है, और इसी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का निर्माण हुआ, जिसमें बताया था कि इसको भी लाने की वजह थी कि पुट्टी श्रीराम बुल्लू आमरण अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल के बाद 56वें दिन उनकी मौत हो गई। फिर इसी के बाद राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ, फिर धीरे करके एक एक करके राज्य बने, और फिर सबसे लास्ट में आपको बताया कि 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, किससे अलग होके, आंध्र प्रदेश से। फिर इसके बाद यूनियन टेरिटरीज आपको बताया, केंद्र शासित राज्य फिलहाल कितने हैं, 8 है, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, जिसमें सबसे रिसेंट आपको बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख थे, जो कितनी तारीख को अस्तित्व में आए, 31 अक्टूबर 2019। और बताया था कि 26 जनवरी 2020 को 2 यूनियन टेरिटरीज को आपस में मर्ज कर दिया गया, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, और इन दोनों की संयुक्त राजधानी क्या रखी गई, दमन, इन दोनों की राजधानी, ठीक। ज्वाइंट कैपिटल इनकी क्या है, दमन है। पहले अलग अलग थी, अब दोनों की एक ही कैपिटल हो चुकी है, ठीक। फिर आपको बताया था शेड्यूल 2, अनुसूची 2। अनुसूची 2 में आपको बताया था क्या है, वेतन और भत्ते, सैलरीज और अलाउंसेस। तो वेतन किसके किसके दिए गए हैं, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभाओं के सभा अरे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस और कैग, इन लोगों का वेतन कहाँ पर दिया गया है, अनुसूची 2 में। और फिर अलग अलग आपको सबकी सैलरी भी आपको अलग से लिखवाई थी फैक्ट के रूप में। इसमें बताया था कि राज्यपाल के पद का वेतन कितना होता है, राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल का कितना है, 3,50,000 है, 3,50,000। फिर आपको बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी है, मुख्य न्यायाधीश भारत के, 2,80,000। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कितना है, 2,25,000। ध्यान रखिएगा, इसीलिए अलग अलग लिखवा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 280, सुप्रीम कोर्ट के जजेस 250, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 2,50,000, और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी 2,25,000। ध्यान से इसको पढ़िएगा, सवाल क्या पूछा जा रहा है, मुख्य न्यायाधीश है कि न्यायाधीश है, इसमें अंतर होता है। चलिए, इसके बाद बताया था शेड्यूल 3, अनुसूची 3, इसमें ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ एवं प्रतिज्ञान। तो इसमें किसका किसका शपथ दिया गया है, मंत्री संघ के, विधानसभाओं के जो प्रत्याशी होते हैं, विधानसभा के सदस्य, संसद के प्रत्याशी, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के जज, कैग, और राज्यों के मंत्री, ठीक है, इन सबका दिया गया है। चलिए, इसके बाद आपको शपथ और कौन किसको ओथ दिलाता है, कौन किसको रिजाइन कराता है, इसका भी एक आपको बनाया था लिस्ट। उसके बाद शेड्यूल 4 था अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 में क्या था, राज्यसभा की सीटें। तो बताया था कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा बहुत फेयर नहीं है, क्योंकि इसको भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किया गया है, जनसंख्या के अनुसार। कायदे से होना चाहिए कि हर राज्य को बराबर सीटें देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। तो इसमें भी आपको सबकी सीटें लिखवाए थे, और राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा में भी कंपेयर करके आपको बताया था कि आप अंदाजा लगा सके कि सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ पर है, सबसे छोटी कहाँ पर है, यूनियन टेरिटरी में कहाँ कहाँ पर राज्यसभा की सीटें नहीं है। बताया था 8 केंद्र शासित राज्य है, जिसमें से 3 में
राज्यसभा की सीटें हैं, 5 में नहीं है। वहीं वहीं राज्यसभा की सीटें हैं जहां पर क्या होगी, विधानसभा है, जहां विधानसभा नहीं है वहां राज्यसभा की सीटें नहीं है। ठीक, तो उसको आपको कंपेयर करके बताया था, इससे भी कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ तक आपको बता दिया था। अगला आ जाइए शेड्यूल 5, अनुसूची 5। तो जो शेड्यूल 5 है, अनुसूची 5 है, तो इस अनुसूची 5 में, शेड्यूल 5 में सिस्टम जो दिया गया है वो दिया गया है कि जैसे हमारे देश में जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं, ट्राइब्स का मतलब होता है कि जो वन प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं, जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, तो उन जनजातियों की समस्याएं और आवश्यकताएं सामान्य नागरिकों से अलग होती हैं। सामान्य नागरिकों से अलग होने का मतलब है कि जैसे हम लोग जूता चप्पल पहनते हैं, गाड़ी मोटर से चलते हैं, तो हमें पक्की सड़क की आवश्यकता है। वो लोग नंगे पाँव चलते हैं, उनको गाड़ी मोटर की जरूरत नहीं, वो लोग पैदल ही चलते हैं, तो उनको पक्के सड़क की आवश्यकता नहीं। हम लोग जानवर का शिकार करेंगे तो शौक के लिए करेंगे, शौक के लिए लोग शिकार करते हैं। वो जानवरों का शिकार करेंगे जरूरत के लिए, क्योंकि वो लोग खेती बाड़ी ज़्यादा करते नहीं, जानवरों का शिकार उनका जीवन है। वो लोग लकड़ियाँ काटेंगे अपनी आवश्यकता के लिए, क्योंकि ईंधन के लिए वो लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, घर बनाते हैं लकड़ियों से, रहते हैं लकड़ियों के साथ। और हम लोग लकड़ियाँ फर्नीचर बनाएंगे, सोफा बनाएंगे, गद्दा बनाएंगे, अलमारी बनाएंगे, अपने शौक के लिए बनाएंगे। अब वो उनकी क्या है, जरूरत है। अब सामान्य कानून अगर हर जगह बराबर रूप से लागू कर दिया जाए तो फिर उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। कि जैसे नॉर्मल होता है कि भाई पशु जो कि एनवायरमेंट एक्ट है, तो उसमें जानवरों का शिकार, बड़े जानवरों का शिकार क्या है, प्रतिबंधित है, लेकिन वो शिकार नहीं करेंगे तो उनका जीवन, अब उनको जंगल में रहना है, वहाँ जानवर आ जाएगा तो मारेंगे नहीं, उनका तो जीवन प्रभावित होगा। तो अगर सामान्य कानून पूरे देश में सब पर बराबर रूप से लागू कर दिया जाए तो उनको समस्या हो सकती है। तो इसलिए उनके लिए प्रोविजन अलग कर दिया गया कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जो ट्राइबल एरिया है, जनजातीय क्षेत्र है, उनका प्रशासन अलग से बनेगा। वहां पर उनके लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, उसमें उनके ही लोग रहेंगे, कुछ सरकार के लोग रहेंगे, ज़्यादातर उन्हीं के लोग रहेंगे, और वो अपनी आवश्यकता और समस्या के हिसाब से व्यवस्था बनाएंगे, वहां का प्रशासन चलाएंगे, जैसे उनकी जरूरत है उसके हिसाब से चलाएंगे, ताकि उनका जीवन अप्रभावित रहे, उनका जीवन भी जरूरी है। तो उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो उन्हीं के हिसाब से उनका प्रशासन किया जाता है। तो जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र होते हैं, ट्राइबल एरिया होते हैं, जहाँ पर अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, उनका प्रशासन अलग से दिया गया। उनका प्रशासन कहाँ पर दिया गया है, अनुसूची 5 में। समझ गए, लिख लीजिए। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में स्पेशल प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल ट्राइब एरियाज। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस as to administration of scheduled tribes and scheduled tribe areas। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान दिया गया। ठीक, अब उसके लिए संविधान में एक आर्टिकल है, लिख लीजिए, आर्टिकल 244(1), आर्टिकल 244 ब्रैकेट में 1। ठीक, 244 ब्रैकेट में 1, 244(1). ठीक, अब वो भी आर्टिकल आएगा तो डिटेल में हम वो आप बातचीत करेंगे, बस याद है कि किस आर्टिकल में दिया गया है, 244(1). अब 244(1) का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो अनुसूचित जनजातियां रहती हैं उनका प्रशासन अलग तरीके से वहाँ पर उनके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। तो ये जो अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी, जो ट्राइबल एरिया का सिस्टम है, तो पहली बात तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये एरिया क्या है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, तभी तो वहाँ का प्रशासन अलग से होगा। तो ये पावर किसको दी गई है कि वो डिक्लेयर करेगा। तो ध्यान रखेंगे, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भारत में केवल और केवल राष्ट्रपति के पास। जैसे मान लीजिए कि मिर्जापुर में कुछ जनजातियां मिली, ठीक, या कुछ जनजाति रहते हैं किसी जंगल में, अब उनको शेड्यूल ट्राइब एरिया डिक्लेयर करना है, तो वो डिक्लेयर कौन कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन उसके लिए सलाह देगा राज्यपाल, क्योंकि उसके राज्य में है, तो राज्यपाल इसके लिए वो तैयार करेगा प्रोविजन, और तैयार करके सलाह किसको देगा, राष्ट्रपति को। घोषित राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार, the president have to power to declare any area as a scheduled area।
किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र करने का घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ऐसा वह राज्यपाल की सलाह पर करेंगे, ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर। ऐसा वह किसकी सलाह पर करेंगे? राज्यपाल की सलाह पर करेंगे। ठीक है, तो पूरा उनका प्रशासन और नियंत्रण उनके लिए अलग से होगा। तो इसके लिए किसका निर्माण होगा? लिख ले, जनजातीय सलाहकार परिषद। जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। ठीक, ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल, जनजातीय सलाहकार परिषद। तो ये जो परिषद बनेगी, इस परिषद में कितने सदस्य होंगे? इसमें वहाँ की ट्राइब्स के हिसाब से, वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से व्यवस्थित किया जाएगा। और वहाँ का पूरा रेवेन्यू सिस्टम, क्या टैक्स वसूलना है, क्या वनों से संबंधित जो उत्पाद है उन पर किसका नियंत्रण होगा, वो सारी चीज़ें कौन डिक्लेयर करेंगे? यही परिषद डिक्लेयर करेगी। तो परिषद को ये पावर दी गई है कि वहाँ पर कंट्रोल करे। और इस परिषद में ज़्यादातर कौन से लोग शामिल होंगे? वहीं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के ही लोग शामिल होंगे, जनजातियों को ही शामिल किया जाएगा, ताकि वो अपने समस्या के हिसाब से अपने नियम कानून और अपनी व्यवस्थाएं खुद से बना सकें। ठीक है, तो एक ही शेड्यूल में प्रोविजन किया गया है, अनुसूची 5 में। ठीक, फिर लिखिए अनुसूची 6, शेड्यूल 6। लिखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, प्रोविजन एड्स टू, इंग्लिश में लिखिए प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध, ठीक। अब ये जो अनुसूची 6 है, इसमें कितने राज्य हैं? उन राज्यों पर नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4। कितने हैं? कौन कौन से? ठीक है, तो जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे 4 राज्य हैं, ध्यान रखेंगे, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। असम, मेघालय, तो डायरेक्ट आता है सवाल, इस बार भी आया था कि अनुसूचित 6 में कौन कौन से राज्य हैं। तो अनुसूचित 6 में कौन कौन से राज्य हैं? अब इसको थोड़ा सा डिटेल कर दिया गया है। इसमें डिटेलिंग ये दी गई है कि ये सबसे बड़ा शेड्यूल यही है। सोचिए, शेड्यूल हमारे संविधान के 183 से लेके 201 तक है। इतने सारे प्रावधान है, 183 से 201 का मतलब कि लगभग 20 पेज। 20 पेज का अकेले शेड्यूल 6 है, ये सबसे विस्तार में है संविधान में। इसमें उनके एक एक चीज की व्यवस्था की गई है अलग से। एक एक चीज का मतलब उसमें दिया गया है कि राज्यपाल स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश बनाएगा, उनकी क्या क्या शक्तियां होंगी, जिला परिषद, प्रादेशिक परिषद बनेंगे, उनकी क्या क्या शक्तियां होंगी, कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे, वो जो जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद होगी उसमें विधि बनाने की शक्तियां क्या क्या होंगी, किस किस सब्जेक्ट पर वो कानून बनाएंगे, उसकी पूरी डिटेलिंग दी गई है। ठीक है, और उनमें क्या क्या न्याय व्यवस्था होगी, क्या रेवेन्यू सिस्टम होगा, किस पर वो कर लगा सकेंगे, किस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, वहाँ का जुडिशियल सिस्टम क्या होगा, न्याय व्यवस्था क्या होगी, वहाँ के जो खनिज क्षेत्र हैं उनसे जिन चीज़ों का उत्पादन होगा उस पर अधिकार किसका होगा, तो जो व्यापार होगा व्यापार पर किसका किसका कंट्रोल होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, पूरा विस्तार इसको दिया गया है। इसको एक एक करके आप लोग देखते रहिए धीरे धीरे करके। शेड्यूल 6 यहाँ से दिया गया है, हिंदी में, अंग्रेजी में। ठीक है, हर एक चीज़ पर विस्तार से किस पर क्या करना है। तो ये स्पेसिफिक है बिल्कुल कि जो जनजातियों को उनका संपूर्ण अधिकार दिलाने के लिए, कुल मिला जुला के सीधी भाषा में कहा जाए कि उनके क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण उनका होगा। उनके हिसाब से वहाँ पर जो संसाधन है, जो वन संसाधन है, जो खनिज संसाधन है, जो उनका व्यापार है, जो वहाँ का जुडिशरी है, जो वहाँ का रेवेन्यू है, जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, जो सब कुछ उनके हिसाब से चलेगा।
ठीक। अब ये जो अनुसूची 6 का प्रावधान है, शेड्यूल 6 का प्रावधान केवल 4 राज्यों के लिए है, तो ये इनको बहुत स्पेसिफिक स्टेटस दिया गया है, दर्जा दिया गया है। इसी अनुसूची 6 में शेड्यूल 6 में शामिल होने के लिए लद्दाख वाले डिमांड कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जब लद्दाख को भारत का केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया, उससे पहले राज्य हुआ करता था, तो राज्य जब हुआ करता था तो राज्य की अपनी विधानसभा थी, लद्दाख की कई सारी सीटें थी, तो उनके लोग जाते थे विधानसभा में, अपनी आवाज उठाते थे। अब विधानसभा खत्म कर दी गई, वहां पर केवल एक सांसद है और कोई नहीं है वहां पर। अब उनके यहाँ जो अब दरवाजे खोल दिए गए, अब बाहरी लोग भी वहां पर जाके निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां के खनिज संसाधनों का उत्पादन कर सकते हैं। वहां के लोग उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले ट्राइबल लोग, उनको वहां पर उनके क्षेत्रों में कुछ विशेष अधिकार दिए कि नहीं गए। तो जो बाहर से लोग जाते हैं, बड़े व्यापारी हैं, पैसे वाले लोग, जैसे जो काम ब्रिटिश जमाने में साहूकार, महाजन और जमींदार करते थे, आज के जमाने में वही बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं और वहां के जनजातियों का अधिकार खींच रहे हैं अपनी तरफ। भाई पैसा है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाएंगे, संसाधन निकाल ले जा रहे हैं। तो वही लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी अनुसूची 6 का प्रोटेक्शन दिया जाए, शेड्यूल 6, क्योंकि शेड्यूल 6 जो ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन करता है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का जुडिशियल सिस्टम, वहाँ का रेवेन्यू सिस्टम, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, सारा कंट्रोल उनके हिसाब से चलेगा। वहाँ जो रिसोर्स है वो उनके हिसाब से मैनेज किए जाएंगे, न कि कोई आउटसाइडर, बाहरी या सरकार के लोग मैनेज करेंगे। वो लोग खुद अपना मैनेज करेंगे। जब खुद मैनेज करेंगे तो अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करेंगे। उनका संसाधन कोई बड़ा व्यापारी लेके चला जा रहा है, अब वो तो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, उनके पास न इतने संसाधन है, न इतने पढ़े लिखे हैं, न इतनी पूंजी है उनके पास, लेकिन जो है उसी पर वो लोग जी खा रहे हैं, उसको भी पता चले निकाल लेंगे। तो यूनियन टेरिटरी बनाने का मतलब सीधे केंद्र सरकार अपने आधिपत्य में लेती है और दरवाजा उसका खोल दिया। अब तक जो बंद था खुल गया, जाइए, संसाधन लौट रहे हो बेचारे। अभी 21 दिन की भूख हड़ताल थी, खत्म हो गई, क्योंकि उतनी पॉपुलेशन नहीं। आप सोचिए, यहाँ पर एक पर्चा लीक हुआ, 4 दिन लड़के लखनऊ में जाके हल्ला मचाया, 50 लाख लोग थे, 50 लाख लड़के थे, 50 लाख वोट था, चुनाव होने। यूपी में 80 सीटें हैं, तो असर तो पड़ेगा। तो तुरंत एग्जाम क्या किया, कैंसिल कर दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पता नहीं पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक आयोग का कोई नोटिस नहीं आया आरओ के मामले में। लेकिन लड़कों का दबाव इतना था, खाली दबाव में आके सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, आयोग ने कहा ही नहीं। सरकार ने कहा कि परीक्षा कैंसिल, सरकार का ये काम ही नहीं है, काम तो आयोग का था। तो यहाँ दबाव बन गया केवल पेपर लीक के मामले में, सरकार पीछे हट गई। वहां पर 21 दिनों तक भूख हड़ताल चली, सरकार को वो फर्क ही नहीं पड़ा। एक तो सीट है, अब एक सीट के लिए कौन रिस्क लेगा, वो भी लोकसभा की, यहाँ पर 80 सीटें, तो यहाँ सुनेंगे, वहां नहीं सुनेंगे। समझ में आया फर्क कितना होता है? तो इसलिए बताया ना, सीटों का बंटवारा पॉपुलेशन के आधार पर कर तो दिया गया, लेकिन गड़बड़ी यही होती है कि जहाँ सीटें कम है वो बेचारे रह जाते हैं। तो यही समस्या हुई किसके साथ, लद्दाख के साथ। वो बस मांग कर रहे हैं कि हमको किस में डाल दिया जाए, 6 शेड्यूल में डाल दीजिए, तो जो 4 हैं 5 हो जाएंगे। तो ये जो पूरा 20 पेज की सुविधा सुरक्षा है, पूरी एक एक चीज इसमें मेंशन की गई, किस किस चीज पर ये टैक्स लगा सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये सब इसमें मेंशन किया गया, लेकिन वो भी सरकार नहीं मान रही। खैर चलिए, खैर अब देखिए, अभी तो लोग कहे तो हैं कि हड़ताल आगे बढ़ाएंगे, फिर कभी करेंगे, लेकिन कम से कम एक भाषण, एक स्टेटमेंट तो आना चाहिए। सोचिए, से परीक्षा पर प्राइम मिनिस्टर चर्चा कर सकते हैं, होम मिनिस्टर इतनी बकवास कर सकते हैं, वर्ल्ड कप में हार पर चर्चा कर सकते हैं, खिलाड़ियों से जाके मिल सकते हैं। कौन सी बड़ी चीज थी वर्ल्ड कप में हार गए? अरे मैच है, जीत हार लगी रहती। खिलाड़ी क्या कंगाल थे, भिखारी थे? अरबों रुपया मिला उन सबको, बीसीसीआई को। अब उसमें जाके आप सांत्वना दे दीजिए। और वहाँ 21 दिन सब भूख हड़ताल जनजाति बेचारे किए बैठे हैं, उनके लिए किसी का ट्वीट तक नहीं हुआ। ये क्या दिख रहा है कि ज्यादातर आबादी क्रिकेट देखती है, यही राजनीति होती है। संख्या बल इसी को बोलते हैं, संख्या का खेल, राजनीति। और लद्दाख में 21 दिन तक मर गए सब, कोई नहीं देखने, मतलब मरे तो नहीं, क्या कोई नहीं देखने यार, हालत खराब होगी। समझ रहे हैं? तो सारा खेल किसका था, शेड्यूल 6 में शामिल होने का। वो अब जल्दी पन्ना पलट के एक बार देख लीजिए लास्ट तक कहाँ का क्या क्या दिया गया, समझ गए? तो यही शेड्यूल 6 है जिसके लिए बेचारे लद्दाख वाले परेशान थे। इसको आप शायद पढ़ भी नहीं पाएंगे क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, बहुत सारी चीजें। चलिए खैर, या एक बार हल्का सा बता देते हैं।
के स्वशासी प्रदेश हैं। इसके अलावा प्रादेशिक परिषदों का गठन दिया गया है। इसके अलावा विधि बनाने की जिला परिषद और प्रादेशिक परिषदों की शक्ति दी गई है और उसमें पूरी लिस्ट दी गई है कि किन किन सब्जेक्ट पर ये विधि बना सकते हैं। कृषि, पशुपालन, संसद, जो सांस्कृतिक कार्य हैं, कानून व्यवस्था विभाग, विवाह विच्छेद, सामाजिक रूढ़ियाँ, ये सब दिया गया है। इनका न्याय प्रशासन कैसा होगा, पूरी चीज़ें, ठीक है। चलिए खैर, तो ये सारी बातें किस में दी गई हैं? शेड्यूल 6 में दी गई हैं, अनुसूची 6 में। अब अगला कौन सा आएगा? शेड्यूल 7, अनुसूची 7। तो जो अनुसूची 7 है, शेड्यूल 7 है, बहुत बड़ा, 20वें पेज तक है। सबसे बड़ा यही शेड्यूल है 6वां, इसमें एक एक चीज पर बात की गई। चलिए, अब शेड्यूल 7 जो है, अनुसूची 7 है। 7 में क्या है कि जैसे आप देखिए, हमारे यहाँ केंद्र सरकार भी है, हमारे लिए काम करती है। केंद्र सरकार बोलते हैं ना कि जनता की भलाई करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, राज्य सरकार भी कहती है कि जनता की भलाई करेंगे। दोनों लोग जनता की भलाई करते हैं। जनता हम ही लोग हैं, केंद्र भी भला कर रही है हमारा, राज्य भी भला कर रही है, दोनों मिल के भला कर रहे हैं। नहीं, ज़्यादा भला नहीं हो जाता हम लोग का। दोनों सरकारें मिल रही कह रही है कि हम भी जनता का भला करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और शिक्षा देंगे और गरीबी दूर करेंगे। राज्य सरकार भी कर रही, सब कर रहे हैं, ठीक। तो जब ज़्यादा काम होता है, जैसे होता क्या है कि जब किसकी ज़्यादा काम विभाग हो जाता है, जैसे घर में जैसे कोई शादी ब्याह पड़ा, फंक्शन पड़ा, तो बहुत काम होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि लिस्ट बना दी जाती है कि हलवाई की लिस्ट है, कपड़े की लिस्ट है, राशन की लिस्ट है, मसाले की लिस्ट है, कपड़े की लिस्ट है, टेंट हाउस वाले का है, बर्तन का है, सबको अलग अलग लिस्ट पकड़ा दी गई। सब लोग अपना अपना काम करेंगे सही ढंग से, तो काम क्या होगा? व्यवस्थित ढंग से होगा। तो उसी तरीके से हमारे संविधान में भी व्यवस्था दी गई, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों को काम करना है, दोनों खूब काम करना चाहते हैं, मन लगा काम करना चाहते हैं, जनता की भलाई करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है नहीं कि ज़्यादा भला करें, कैसे करें। तो उसी कोशिश में बहुत प्रयास करते हैं वो लोग। तो संविधान ने कह दिया कि भाई ठीक है, सब लोग मिलकर भला कीजिए, लेकिन ज़्यादा मत कर दीजिए। लिस्ट बना देते, भाई ज़्यादा भलाई करने में झगड़ा कर लेता है आपस में, प्रधानमंत्री का हम ही यही काम करेंगे, मुख्यमंत्री का नहीं हम करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो लिस्ट पकड़ा दी गई कि ये लिस्ट है, ये सब्जेक्ट है, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा। एक लिस्ट पकड़ा दी, ये सब्जेक्ट है, इस पर राज्य सरकार कानून बनाएगा, ताकि आपस में झगड़ा न हो। यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। और बंटवारा कहाँ किया गया? अनुसूची कौन सा आया? 7। लिख लीजिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया? शेड्यूल 7 में, अनुसूची 7, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, ठीक। अब इसमें पूरी लिस्ट बनाई गई है। लिस्ट बनाने का मतलब है कि सूची तैयार की गई, लिस्ट तैयार की गई। सबसे पहला लिखे संघ सूची, यूनियन लिस्ट, संघ सूची, या उसी को केंद्र सूची भी आप कह सकते हैं। केंद्र सूची, केंद्र सूची या संघ सूची, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट भी कहा जा सकता है। इसमें लिखे 97 विषय हैं, 97 सब्जेक्ट्स, 97 विषय। विषय कितने हैं? 97। उसके आगे ब्रैकेट लगा के लिखिए, वर्तमान में 100 प्रविष्टियां हैं, एट प्रेजेंट 100 एंट्रीज। वर्तमान में कितनी प्रविष्टियां हैं? 100। यानी कि वर्तमान में 100 प्रविष्टि है, 100 एंट्रीज कर दी गई। यानी नंबरिंग में अभी भी कितने हैं? 97 है। 3 नए ऐड हुए, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा है कि 98, 99, 100। नंबर लास्ट कितना है? 97, ठीक। तो ये जो 97 सब्जेक्ट्स हैं, इन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, दे दिया गया, इस पर आप कानून बनाइए, ठीक। फिर दूसरा लिखिए राज्य सूची, स्टेट लिस्ट।
राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें लिखिए 66 विषय हैं, 66 सब्जेक्ट्स, 66 विषय। वर्तमान में 61 प्रविष्टियां, एट प्रेजेंट 61 एंट्रीज। वर्तमान में कितनी प्रविष्टियां हैं? 61 प्रविष्टियां हैं, 61 एंट्रीज। यानी ये जो 66 विषय और 61 प्रविष्टियां हैं, यानी नंबरिंग में अभी भी 66, लेकिन 5 क्या हो गए? कम हो गए। ठीक। अब इनसे भी जैसे आपको दिखाएंगे, इसको अगर 7 शेड्यूल को आप देखेंगे तो ये आपको हम दिखा भी सकते हैं। जैसे लिखा है ना 7वीं अनुसूची, तो पहले लिखा है संघ सूची। संघ सूची के विषय दिए 1 2 3 4 करते करते, तो इसकी नंबरिंग पूरी दी हुई है। ये बेयर एक्ट है। तो इसमें लास्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है 97, बस 97 तक ही, बीच में 1 2 जुड़े हैं, लेकिन नंबरिंग कितनी है? 97। अब दूसरा देखिए, स्टेट लिस्ट दिया है, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसका आप सब्जेक्ट देखेंगे तो क्या क्या है, पूरा डिटेल दिया हुआ है बेयर एक्ट में। ठीक है, तो इसमें देखिए लास्ट 66 ही है, 66, लेकिन कुछ बीच में से क्या हो गया, जैसे 55 नंबर हटा दिया गया है, डिलीट हो गया, तो कुछ इसमें से क्या कर दिए गए हैं? डिलीट कर दिए गए, लेकिन नंबरिंग अभी नहीं चेंज हुई है। इसीलिए बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी चीज़ ये है कि आपके सामने अवेलेबल है। जैसे हिस्ट्री में व्याख्या होती है तो गलत सही हो सकता है, इसमें सब लिखा हुआ है साफ साफ, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कई लोग गलती जैसे बताया ना कि भाग में बताते हैं कि पहले 22 था 25 हो गया, बढ़ा के बता देंगे, नहीं 22 ही है। कुछ किताबों में आप पढ़ेंगे, कुछ यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, सब बोल देंगे कि पहले 97 विषय थे, अभी 100 हो गए। 100 नहीं हुआ है 97 ही सब्जेक्ट। ठीक, व्याख्या लोग गलत तरीके से कर देते हैं। तो अब इसमें देखिए कि ये जो 97 विषय हैं, यानी 100 प्रविष्टियां, इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। ये जो 66 विषय, इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। अब इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं, आपको कोई सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा किस लिस्ट में शामिल है, तो अब 161 विषय तो आपको याद होंगे नहीं, कर भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए दिमाग में आप बस लॉजिक बैठा लिए कि भारत में जितनी अच्छी अच्छी बढ़िया बेहतरीन मक्खन मलाईदार चीज़ें हैं, सब के सब किसके पास है? केंद्र के पास। और जितने फालतू की घटिया के, मतलब नाम सुनते ही मूड खराब हो जाए, रद्दी दो कौड़ी का लगे, वो सब किसको दे दिया गया? राज्यों को दे दिया गया। ठीक। अब जैसे आपको कहा जाए स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज किस लिस्ट में आएगा? केंद्र सूची में आ जाएगा। वही दे दे पंचायत, नाम में ही पंचायत, मतलब क्या कहाँ पंचायत में लगे हुए, झंझट वाला काम है, तो किसको दे दिया गया? राज्यों को। ठीक, समझ गए? तो बिल्कुल क्लियर रही। जितने अच्छे अच्छे टैक्सेस हैं, बढ़िया बढ़िया कॉर्पोरेट टैक्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों से वसूलना है, टाटा बिरला अंबानी अडानी से, तो वो कौन वसूलेगा? केंद्र सरकार। अब किसानों से 10 10 20 20 रुपए का भू राजस्व वसूलना है, तो भू राजस्व किसके हिस्से जाएगा? राज्यों के हिस्से जाएगा। समझ गए? तो नाम पढ़ के ही आप अंदाजा लगा लेंगे। ठीक। अब जैसे दे दे कि हेल्थ, स्वास्थ्य किसके हिस्से में आएगा? अब देखिए हेल्थ में दोनों चीजें हैं, जैसे एम्स जैसे हॉस्पिटल है, बेचो का हॉस्पिटल है, केंद्र सरकार का। वही शिव प्रसाद गुप्त राजकीय चिकित्सालय कबीर चौरा, वो किसका है? राज्य सरकार का। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिस पर दोनों मिल के काम करते हैं, तो उसके लिए तीसरी लिस्ट लिखिए, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। इसमें लिखे 47 विषय हैं, 47 सब्जेक्ट्स, 47 विषय हैं। और वर्तमान में कितनी प्रविष्टियां हैं? 52, 52 एंट्रीज। नंबरिंग अभी भी 47 है, 52 हो चुके। एक्चुअली ये जो 66 से 61 हुआ ना, 5 कम हो गए, तो ये इसमें बढ़ा दिए गए। ठीक है, वो आगे आप पढ़ेंगे क्या क्या बढ़ाया गया। तो अब देखिए पहली बात तो कंकरेंट लिस्ट का प्रोविजन किस देश से लिया गया? आपको फॉरेन सोर्सेज बताया था, विदेशी स्रोत देखिए। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? पॉलिटी में आपको बताया था, जो चीजें आप लिख रहे हैं सब घूम फिर के आता रहेगा, घूमता रहेगा। समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। बार बार इसको आप रिपीट करते रहिए, सारी चीजें घूमेंगे। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक। अब इसमें क्या है कि कंकरेंट लिस्ट में क्या है कि ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें दोनों कानून बनाते हैं। कौन कौन? केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। इन केस अगर दोनों का कानून टकराया तो माना कि
केंद्र। ध्यान रखिएगा, हर मामले में भारत में केंद्र सरकार भारी पड़ती है किस पर? राज्य पर। हमारे यहाँ सेंटर मतलब सिस्टम एक तरफा है, केंद्र भारी है राज्य पर हर मामले में। समझ गए? चलिए अब आप 3 कॉलम बना लीजिए, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हम आपको सब्जेक्ट का नाम बता रहे हैं, आप बताते चलिए किस लिस्ट में वो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप कितना कर पा रहे हैं। ये हम बस बताएंगे सब्जेक्ट, आपको लिस्ट बनानी है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए बताइए, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था। तो लॉ एंड ऑर्डर किस में जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, दोनों पुलिस होती है। अच्छा, झंझट वाला काम है, राज्य के हाथ में आता है। आप सोचिए, पुलिस के मामले में सरकार का केवल खर्चा होता है राज्यों का, पुलिस वालों की इनकम होती है, राज्य सरकार का कहाँ इनकम है, खाली खर्चा ही तो होता है। अब बेइज्जती होती है इसो अलग। अब जैसे गुड़धाम चौराहे पर पुलिस किसी दरोगा ने रिक्शे वाले को पीट दिया, तो यही आएगा ना, यूपी पुलिस का गुंडा राज। पीट रहा है दरोगा, नाम किसका खराब हो रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार का। समझ गए? बोलते हैं ना बंगाल पुलिस, पंजाब पुलिस, तो वो किस लिस्ट में आएगा? स्टेट के नाम पर। तो जितनी बकवास चीज़ें हैं, टेंशन वाली, सरदर्द, वो किस में आएगा? स्टेट में लिख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था। सेंसस, जनगणना, जनगणना काम कौन करता है? भारत सरकार करेगी, तो किस लिस्ट में आएगा? केंद्र सूची में आएगा। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक भाई तो बढ़िया चीज़ है, सेंट्रल में आएगा, केंद्र सूची में स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, स्वास्थ्य, हेल्थ, तो बताया, हाँ स्वास्थ्य। चलिए शिक्षा किस में आएगा? एजुकेशन। भाई अब सेंट्रल के भी स्कूल देखते हैं और स्टेट के भी देखते हैं। रेलवे, सेंट्रल है। वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, सेंट्रल है। डाक व्यवस्था, अरे पोस्टल सिस्टम सेंट्रल का है भैया। पंचायत, नगर निगम, नाम से ही किच किच लग रहा है, तो सब किस में जाएगा? सिटीजनशिप, नागरिकता, केंद्र सूची में जाएगा, सेंट्रल लिस्ट में आएगा। एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, केंद्र सूची में। युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस, सेंट्रल लिस्ट में जाएगा। ठीक है, हथियार, गोला बारूद, आर्म्स एंड एम्युनिशंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब सेंट्रल का है। सब विदेशों से संधि, ये सब किस में आएगा? सेंट्रल में आएगा। सब सब सब। आरबीआई, ठीक है। वही जुआ, सट्टा, शराब, लॉटरी, कब्रिस्तान, शमशान, मतलब नाम सुनते ही मूड खराब हो जाए। सब राज्य में एक तरफ से लिख लीजिए, जुआ, सट्टा, शराब, लॉटरी, शमशान, कब्रिस्तान, सब एक तरफ से। वो अपने आप दिमाग में आपके बैठ जाएगा, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। वो तो देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, वो खाली आप ढंग से दिमाग आंख बंद करके सोचेंगे, आराम से पता चल जाएगा। लिखिए सब फटाफट। पहले परिवहन अलग अलग होते हैं ना, मोटर ट्रांसपोर्टेशन। अब जैसे वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्टेशन किसके पास जाएगा? बस परिवहन, कबाड़ा बसें कौन चलाएगा? राज्य सरकार चला देगी। ठीक है, सब लिख लीजिए, जुआ, सट्टा, शराब, लॉटरी, कब्रिस्तान, शमशान। वो तो इसमें आएगा, नगर निगम में आएगा।
तो पंचायत में आ गए तो पंचायत नगर निगम सब राज्य में आ गए। ठीक है। अच्छा बताइए, प्लानिंग आय योजना किस में आएगा? अब देखिए, केंद्र सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है मनरेगा टाइप से। राज्य सरकार भी मुलायम सिंह लैपटॉप बांटो योजना, कन्या विद्याधन, आजकल मोबाइल बढ़ रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? लिख लीजिए, प्लानिंग आय योजना किस में आएगा? समवर्ती में आएगा। ठीक है। जेल, अरे राज्य का है भाई, सब जेल राज्य सरकार का है, सेंट्रल कहाँ है कुछ? नहीं नहीं नहीं, गधाराम, उसका नाम है सेंट्रल जेल। हर जिले में एक सेंट्रल जेल होता है, एक ट्रायल जेल होता है। एक विचाराधीन कैदियों के लिए होता है, और जो सेंट्रल जेल होता है वो सजा याफ्ता के लिए होता है, यानी जिनको सजा सुना दी गई तो वो सेंट्रल जेल, हर जिले में सेंट्रल जेल होता है। तो वो सब जेल ही एक तरीके से। जैसे बाल सुधागृह वगैरह किसके जिम्मे जाएगा? सब राज्यों के जिम्मे। सेंट्रल जेल में जिसमें सजा याफ्ता कैदी होते हैं, और एक विचाराधीन कैदी मतलब जिनमें ट्रायल चल रहा है, वो नॉर्मल जेलों में जाते हैं। सेंट्रल जेल में जिन पर वो हो चुका है, तो हर जिले में एक सेंट्रल जेल होता है। चलिए, पर्यावरण संरक्षण लिख लीजिए, वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, दोनों में आ जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल, दोनों में आएगा। दोनों कोशिश करते हैं जनसंख्या नियंत्रण करने की। प्राइस कंट्रोल, कीमत नियंत्रण, दोनों करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, दोनों का काम है। ठीक है, तो इसमें अंदाजा लगा लेंगे, कोई टेंशन तो नहीं है। तो बस लॉजिक लगाएंगे तो इसमें कुछ है नहीं, सिंपल आता है मामला। सिंपल आप देखेंगे बड़े आराम से इसको सॉल्व कर जाएंगे। क्लियर हो गया? तो 7 शेड्यूल में मामले ढेर सारे हैं, लेकिन अगर आप ढंग से सोचेंगे तो आंसर आप निकाल ले जाएंगे। बस ये देखिए, एकदम कबाड़ा चीजें हैं तो वो किसके पास, सोचिए।